गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं, आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 8 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लॉन्च करने वाला कौन है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो जानते हैं इसके तहत क्या प्रोविजंस लाए गए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का अनावरण किया। इसी के साथ इस योजना के तहत ये बताया जा रहा है कि इस पात्र महिलाओं को 1500 का मासिक वजीफा दिया जाएगा, जो 800 करोड़ के वार्षिक परिव्यय के बराबर होगा। इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है और उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक योजना, जिस योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसी के तहत वो सारी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जिस महिलाएं की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होगी, उनको सशक्त बनाना है। इसी के हिसाब से इस स्कीम में लॉन्च किया गया है कि 1500 का स्टाइपेंड दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड के रूप में उन सारी औरतों को दी जाएगी जो 18 से 60 वर्ष की आयु तक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया। किस स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाक द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर होगा 85 वर्ष। 85 वर्ष नियुक्त की गई है मिनिमम एज। किस लिए? तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे मिनिमम ओल्ड एज पर्सन के लिए जो 85 वर्ष की उम्र है, उनको एज के लिए वोटिंग देने के लिए बाई पोस्टल मेल के द्वारा वो वोट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि उनकी उम्र 85 वर्ष होनी चाहिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा को लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 80 से बढ़ाकर अब 85 कर दिया गया और इसके लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया। इस नियम निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें आवश्यक सेवा कार्यकर्ता, विकलांग व्यक्ति, कोविड-19 संक्रमित या संदिग्ध मामले में और वरिष्ठ नागरिक शामिल है। धारा 27 ए ई के तहत वो सारे वरिष्ठ नागरिकों को 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि वैसे लोग जो 85 वर्ष के हो गए हैं तो उनको चलने में दिक्कत ही होंगी। तो इसलिए उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि आप डाक टिकट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। जो पहले उम्र 80 हुआ करती थी, अब 85 वर्ष की उम्र वाले भी वोट दे सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहां करेंगे? तो राइट आंसर का जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो 5,000 करोड़ की कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकास भारत विकास जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान 5,000 करोड़ रुपए का हमगरा कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसी के दौरान समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर में लगभग 2.5 लाख किसानों को एक समर्पित दक्ष किसान पोर्टल के माध्यम से कौशल विकास से लैस किया जाएगा और कार्यक्रम के तहत लगभग 2,000 किसान खिदमत घर भी स्थापित किए जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास भारत विकास जम्मू एंड कश्मीर इवेंट को बख्शी स्टेडियम, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोकेटेड है, 7 मार्च 2024 को लागू किया था
और इसी के दौरान इसके हमगरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, जिसकी कुल लागत 5,000 करोड़ बताई गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने हाल ही में सैटेलाइट और पेलोड प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में स्टार्ट किया गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को हाल ही में इनॉग्रेट कहाँ पे किया है? गुजरात। किसके मदद से? तो सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्नोलॉजी सेंटर की मदद से। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा स्थापित सैटेलाइट और पेलोड प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया और इसी के दौरान इन स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह केंद्र मुख्य रूप से उपग्रहों और पेलोड पर केंद्रित है, जबकि हमारे पास सिमुलेशन सुविधा, लॉन्च वाहनों और मिशन योजना के लिए यह बाध्य है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेट किया गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर कोलकाता। कोलकाता में शुरू किया गया इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 15,400 करोड़ रुपए की विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजना की शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसी के दौरान कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हुगली नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा थी, जो कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का उद्घाटन किया। इसी के दौरान अंडर वाटर मेट्रो लाइन के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड में भारत में नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। कोलकाता और हावड़ा क्रमशः इसके पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है और हावड़ा में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, जो 30 मीटर गहरा है, वहां पे डेवलप किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन का शिलान्यास किया गया, इनऑग्रेट उद्घाटन किया गया, जो लगभग जिसकी लागत 15,400 करोड़ थी, जो कहाँ पे बनाया गया? तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये कौन सा क्या था? तो ये एक टनल बनाया गया था, जिसके तहत मेट्रो को अंडर वाटर लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में उद्घाटन किया गया पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत 30 करोड़ रुपए हुई और इससे बनने वाला और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित होने वाला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र शोधकर्ताओं और छात्रों को नदी पारिस्थितिक तंत्र को समझाने में भी मदद करेगा। इसी के तहत बिहार में सारण जिले के डोरीगंज में गंगा और सरयू नदी के संगम पर, उसी जिले के सोनपुर में गंगा और गंडक के संगम पर, कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा और कोसी के संगम पर और कुछ स्थानों पर स्तनधारी पाए जाते हैं, जो बिहार राज्य में लोकेटेड है। इसी के दौरान हम जानते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन हमारे केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को इस डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स के मामले में हमारा राज्य जो 5 अक्टूबर 2009 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कि डॉल्फिन क्या है? तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल होगी। इसी के दौरान गंगा डॉल्फिन की आधिकारिक तौर पर खोज वर्ष 1801 में की गई थी। वे नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में रहते हैं। तो डॉल्फिन की पहली खोज कब की गई थी? तो 1801 में की गई थी। ये कहाँ पे मिला था? तो नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णकुली सागू नदी प्रणाली में ये रहते थे। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में डॉल्फिन को मान्यता प्रदान किया गया। तो इसी के तहत हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन ये था कि हाल ही में बिहार में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को उद्घाटन किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा स्टेट के पारंपरिक आदिवासी पोशाक जिसका नाम है रीशा, इसको हाल ही में जीआई टैग सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक जिसका नाम है रीशा, इसको जीआई टैग मिला है और यह रीशा त्रिपुरा के लगभग सभी 19 स्वदेशी जनजातीय समुदायों में आम है। हालांकि प्रत्येक समुदाय का अपना डिजाइन होता है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि रीशा एक पारंपरिक आदिवासी का पोशाक है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो त्रिपुरा में लोकेटेड है। त्रिपुरा में इस रीशा को ही बनाई जाती है, जो वहाँ की जनजाति के द्वारा, आदिवासी के द्वारा इसे पहना जाता है। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रचारित गोमती जिले के किला महिला क्लस्टर को टैग मिला और इससे सिग्नेचर परिधान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। इसी के तहत पारंपरिक त्रिपुरी महिलाओं की पोशाक में 3 भाग होते हैं, जिसमें रीशा, रिगनाई और रिकुतु। रीशा एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है जिसका उपयोग महिलाओं के ऊपरी परिधान के रूप में किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि त्रिपुरा के ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस जिसका नाम है रीशा, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है जो त्रिपुरा से लोकेटेड है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट होगा तमाश शुल्योक। तमाश शुल्योक को हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया हंगरी का। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। कैलिनोवक के इस्तीफा के बाद हंगरी की संसद ने 4 मार्च 2024 को तमस शुएलोक को संवैधानिक न्यायालय का प्रमुख चुना और 67 वर्षीय सुलेओक को सत्तारूढ़ पार्टी फिदागे ने नोवोक की जगह लेने के लिए नामित किया था और सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 2/3 बहुमत से ये पास हुई। रूढ़िवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के करीबी सहयोग नोवाक ने राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक भूमिका से इस्तीफा दे दिया और जब यह पता चला कि उन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दोषी को माफ कर दिया था। और इसी के दौरान आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है कि नोवाक ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? रीजन क्या था कि जब उनको पता चला कि उन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दोषी को माफ कर दिया था, तो इसी के दौरान उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए हाल ही में आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हंगरी के पार्लियामेंट में हाल ही में इलेक्ट किए गए जो तमस शुल्योक है, इनको हाल ही में प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 7 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में खोजे गए 3 नए चंद्रमा किससे संबंधित है? तो यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून से 2 खोजे गए और यूरेनस से 1 खोजे गए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कोलकाता में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी? तो सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व की पहली जेट सूट रेस यूएई में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हाल ही में चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला 500 मेगावाट का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां चालू किया गया? तो तमिलनाडु में चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है विश्व का पहला देश। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Which among the following is the correct distance from the coast is known as territorial waters? निम्नलिखित में से तट से कौन सी सही दूरी प्रादेशिक जल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए 20 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन बी 30 नॉटिकल माइल, ऑप्शन सी 12 नॉटिकल माइल या ऑप्शन डी 15 नॉटिकल माइल। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।